हेलो, आई एम रेडी फॉर द मशरूम, फॉलो मी। चलो आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। हमें सीडीएस में अच्छे खासे नंबर आ गए हैं, हम बहुत मस्त पास हो चुके हैं बिकॉज वी नो। देखो मुझे इतना ज़्यादा चाहे आपको अपने आप पे हो या ना हो, मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि अगर इस सीरीज को खत्म कर दिया ना तो कट ऑफ के लाले नहीं पड़ने वाले हैं। यू विल बी स्कोरिंग 40+ 50+ इन योर सीडीएस जीके। ठीक है, एग्जाम हमने क्लियर कर दिया है। ये सारी बात को साइड में रखते हुए अब हम गए हैं पिकनिक पे, ट्रिप पे। वहां पे हमने ये स्क्रीन मीन का जुगाड़ कर दिया, वहां पे हम ये वेडिंग भी एंजॉय कर रहे हैं। अब अचानक से मुझे इनके चेहरे ना दिखाई दे और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि यार किसकी शादी चल रही है ये, तो यार अगर मैं आपकी इतनी हेल्प कर रही हूँ तो हाउ वुड यू हेल्प मी। इसको थोड़ा फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाना, ठीक है। कि अगर मुझे इनकी शादी ही दिखाई, मुझे स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा, बहुत धुंधला धुंधला ब्लर टाइप दिखाई दे रहा है, तो उसका रीजन क्या होगा और आप मेरी कैसे हेल्प करोगे। तो इसका जो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। और अगर आप इसको समझ पाए, इसको इंटरप्रेट कर पाए, तो समझ लो भाई आप सुधर गए हो, आपका एग्जाम पक्का क्लियर होने वाला है। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, आज की बात करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, पंचायत, शेड्यूल्ड एरियाज एंड पॉलिटी के मिसलेनियस क्वेश्चंस। टॉकिंग अबाउट फिजिक्स इन पर्टिकुलर, आई डोंट नो ये इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से लोग इतना ज़्यादा क्यों डरते हैं। मे बी वी आर अफ्रेड ऑफ नंबर्स। यहाँ पे नंबर्स और इतने खतरनाक डायग्राम दिखते हैं तो हमारी हवा पहले ही गुल हो जाती है ना। बट इसको देसी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो, ये इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चन सीडीएस में कंटिन्यूस इस तरीके से पूछ लिए थे। ये सीडीएस का पेपर है आपका पिछले साल का, ठीक है, एक साथ पूछ लिए थे। तो देखो इंपॉर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है ये। इसको सिंप्लीफाई मैं करके दे दूंगी, फिर सबसे पहले यही जाके आप सॉल्व करोगे। ओके, पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे ऐड हो चुकी है भाई साहब, हर एक वीडियो जाके देख लेना। देन यू विल बी थैंकिंग मी। आपको पूरे सीडीएस के पेपर में मेरी याद आ रही होगी। और ये जो टॉपिक वाइज की पीडीएफ है आपको टेलीग्राम सेक्शन पे मिल जाएगी, उसको भी जाके आप चेकआउट कर लेना। बात करते हैं आज की। देखो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़े फंडे स्टार्ट कर लेते हैं, फंडे समझ लेते हैं। ओके, हम फंडा अपना स्टार्ट करेंगे कहाँ से? इलेक्ट्रिसिटी से। ओके गुड, इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट कर रहे हैं। डर लग रहा है लेकिन डरना नहीं है, बच्चों की तरह समझना, बिल्कुल रॉ, बिल्कुल ओपन माइंड करके। एक बेसिक यूनिट होता है हमारा चार्ज, ठीक है। चार्ज बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक चार्ज होता है, अब ये चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, अब ये चार्ज आपका नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। फिजिक्स की भाषा में हम इसको कैपिटल क्यू की तरह डिनोट करते हैं। चलो ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट होता है हमारा करंट का, ठीक है। करंट क्या होता है भाई? देखो ये जो चार्ज होते हैं, चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज, वो जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है ना, करंट उसके हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, हमेशा। फिजिक्स में हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई की तरफ। और अगर मुझे करंट को बताना है कि कितना करंट है, कम है, ज़्यादा है, कैसे बताऊंगी? एम्पियर्स में बताऊंगी कि इतना करंट पास हो रहा है। अब ये एम्पियर में करंट मेजर कौन करेगा? भाई मैं तो लगाऊंगी तो झटके लगेंगे ना मुझे, तो मैं हाथ लगा के तो कहूंगी नहीं कि कम करंट है, ज़्यादा करंट है। ये कौन मेजर करता है? एमीटर। ये एक अलग इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। ये जो इंस्ट्रूमेंट है सारे, एमीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे। ये सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। पहले बेसिक समझ लो। हमने चार्ज समझ लिया, हमने करंट समझ लिया। अब हमें क्या समझना है? वोल्टेज। वोल्टेज भी एक तगड़ा आपका रोल प्ले करता है यहाँ पे। अब देखो वोल्टेज अगर समझ में ना आ रहा हो तो आपको क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि इसे कभी कभी पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसको कभी कभी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर सिंपल देसी भाषा में मैं कहूँ ना, साइंस का फालतू हवा बना रखा है, इतना डिफिकल्ट है नहीं, बस दिखता है। इसको बस समझ लो, इससे प्यार करो, तो देन इट इज डैम सिंपल फॉर यू। कोकोनट की तरह है कि बाहर से हार्ड है, अंदर से देखो तो बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। बेसिकली आप इसको समझ सकते हो कि ये प्रेशर है। प्रेशर ग्रेडियंट फॉर्म करता है। जैसे हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है, इसी तरीके से डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस वगैरह होता है कि प्रेशर ग्रेडियंट के, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से होता है। उसी तरीके से आप वोल्टेज को भी समझ सकते हो, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। ये प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होने से क्या होता है? ये पुश करता है, मूव करता है चार्जेस को।
और इसी की वजह से करंट फ्लो होता है। बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में हमें आ गई है। लेकिन इससे रिलेटेड हमें फॉर्मूला थोड़ा याद रखना पड़ेगा। इससे रिलेटेड हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। W क्या होता है? वर्क डन होता है, पिछली क्लासेस में हमने देखा था। और Q क्या होता है? चार्जेस देखे थे। ठीक है, अब देखो एक और इंपॉर्टेंट टर्म हमारे नजरिए में आता है, वो क्या है? रेजिस्टेंस। ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तो पक्का ही एक क्वेश्चन आता है। अब देखो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसी चीज होती है जो कि करंट को फ्लो करने से स्टॉप कर देता है। ठीक है, करंट को फ्लो नहीं होने देता, वो होता है आपका रेजिस्टेंस। आप इसको कंफ्यूज मत हो जाना, एक क्वेश्चन आता है रेजिस्टिविटी पे। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होती है? नेचर ऑफ सम मटीरियल, ठीक है, जिसको आप बदल नहीं सकते हो। एक सेकेंड, व्हाट जस्ट हैपेंड? रुको 2 मिनट। ओके किट, ओके, रेजिस्टिविटी इज द नेचर। ठीक है, नेचर मतलब कि आप उसको बदल नहीं सकते हो। प्लास्टिक की जो रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट रहेगी, मेटल की जो वो पर्टिकुलर मेटल की जो रेजिस्टिविटी है वो रहेगी, सिल्वर की जो है, निक्रोम की जो है, वो नेचर है उस पर्टिकुलर मटेरियल का, और दैट इज नॉट गोना चेंज। चाहे आप उस मटेरियल को काट दो, पिघला दो, कुछ भी कर दो, दैट इज नॉट गोना चेंज। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत सारी चीज़ों पे मैटर करता है, वो चेंज करता है। जैसे रेजिस्टेंस किस पे मैटर कर जाता है? रेजिस्टेंस मैटर कर जाता है, फॉर्मूला लिख लो, रेजिस्टिविटी उसका कांस्टेंट हो जाएगा, और वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ दैट वायर, लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला, आराम से इसको बैठ के रट लो, इस पे सारे क्वेश्चंस आपके रेजिस्टेंस के कवर हो जाते हैं। R इज इक्वल्स टू रो, इसको बोला जाता है रो L अपॉन A। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब हमें चार्ज समझ में आ चुका है, हमें करंट भी समझ में आ चुका है, वोल्टेज भी हमें पता है, हमें रेजिस्टेंस भी पता है। ठीक है, लेकिन क्या आपको एक चीज समझ में आई? रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या कह सकते हो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? कोई भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो करवाने में हेल्प करता है, और रेजिस्टेंस क्या करता है? स्टॉप करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसके यूनिट्स और वगैरह, अच्छा मैं आपको टेलीग्राम और ऐप पे PDF वगैरह दे दूंगी, जिससे आपके कुछ एक आधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जैसे यूनिट्स और उसके किस में मेजर करते हैं वगैरह। जैसे कंडक्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? सीमेंस में और मोहो में, इसको में मेजर करते हैं कंडक्टेंस को। डिफिकल्ट जा रहा है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अब हमें ये समझ में आता है रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा? जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो करंट को फ्लो नहीं करने देगा। करंट को कौन फ्लो नहीं करने देता? इंसुलेटर्स। ठीक है, इंसुलेटर्स क्या उसको फ्लो नहीं करने देते, मतलब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस कम होता है वहाँ पे करंट बहुत अच्छे से फ्लो होता है। कहाँ करंट बहुत अच्छे से फ्लो होता है? कंडक्टर्स में। ठीक है, अब इसके बीच की चीज़ आती है, बीच की चीज़ क्या आती है? हमारी सेमीकंडक्टर्स। और ये तो भाई बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर्स। क्यों? क्योंकि अभी ये करंट अफेयर्स में भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स को भी थोड़ी देर बाद हम पढ़ते हैं। बात करते हैं वापस से हमारे इसी कंसेप्ट की। मेन कंसेप्ट क्या है? हमारा करंट, हमारा वोल्टेज, हमारा रेजिस्टेंस। अगर तीनों को हम एक पेज पे ला पाए तो हमारा क्या बनता है? तो हमारा बन जाता है ओम्स लॉ। क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल्स टू IR। V इज हमारा वोल्टेज, I इज हमारा करंट और R इज हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है,
इसकी इक्वेशन ये आप याद रख लोगे। अब इसको कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा आप कर सकते हो, जैसे I = V/R हो गया, ठीक है, इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा आप कर सकते हो। इसको समझने की अगर आप कोशिश करो, वोल्टेज क्या होता है, एक प्रेशर होता है, एक पुश होता है जो करंट को एक जगह से दूसरी जगह में फ्लो करने में हेल्प करता है, ग्रेडियंट जनरेट कर देता है। तो ये भैंसा है जो कि करंट को इस तरह से धक्का मार रहा है, करंट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, बट रेजिस्टेंस क्या करता है, वो करंट के फ्लो को स्टॉप कर देता है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये है हमारा ओम्स लॉ, सुपर इंपॉर्टेंट, यहां से एक क्वेश्चन पक्का आता है। अब हमारा इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पढ़ रहे हैं तो सर्किट पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। सर्किट किस तरीके से बनता है, आई नो बहुत सिंपल है, लेकिन आप भूल चुके हो, इसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग करके आओगे। तो ईगो 2 मिनट अपना साइड में रख दो और समझो क्या होता है। एक तो हमारा यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड करने वाली बैटरी होती है जो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्जेस को फ्लो करवाती है, ठीक है। कैसे फ्लो कराएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। बीच में आपका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, करंट फ्लो होगा, और सर्किट जब कंप्लीट होगी तब आपका बल्ब जलता है, ठीक है, तब आपका बल्ब जलता है। और अगर कहीं से भी अगर सर्किट डिस्कनेक्ट होता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टॉप हो जाएगी, आपका बल्ब बुझ जाएगा। और सेम कंसेप्ट पे आपका स्विच भी चलता है। स्विच को ऑफ करना मतलब क्या होता है कि सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देना, तो आपकी लाइट ऑफ हो जाती है, आपका फैन ऑफ हो जाता है। बट आप स्विच को ऑन करते हो तो क्या होता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है और आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलने लगते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। दिस वाज अबाउट योर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो एक दूसरा कंसेप्ट आता है पावर का। पावर क्या होता है, पावर बेसिकली आप कह सकते हो कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है गिवन टाइम में, ठीक है, उसको पावर कहा जाता है। पावर के बहुत सारे फॉर्मूला है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा एक टेबल बना के दे दूंगी, ठीक है, टेबल बना के दे दूंगी, ओके। उससे ज़्यादा हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है अभी के लिए सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सेमीकंडक्टर से पहले भी ये चीज़ सुनो, अभी हमने करंट के बारे में पढ़ा, ठीक है। करंट जब मोशन में होता है तब वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें रिलेट होती हैं, जब वो मोशन में होता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है, ओके। फिर वो मैग्नेट्स की तरह एक्ट करते हैं, मैग्नेट्स। अब ये वाइस वर्सा भी होता है। वाइस वर्सा मतलब ये जो मैग्नेट्स अगर मूवमेंट में आ जाए, अगर मैग्नेट्स मूवमेंट में आ जाए तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरीके से हमारा मैग्नेटिक फील्ड एक पूरा चैप्टर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक पूरा चैप्टर हो गया। बट यहाँ पे हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन जो सही हो जाए ना, हमें उसी पे टारगेट करना है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें बस सीडीएस के क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है, ठीक है। सेमीकंडक्टर को भी एक बार समझ जाते हैं, फिर क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखो, सेमीकंडक्टर ऐसी चीज़ होती है जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होता है। इसमें करते क्या है, देखो करते इसमें ये है, बेसिक भाषा समझो। जैसे नॉर्मल सिलिकॉन है, ये इतना ज़्यादा करंट को फ्लो नहीं कर सकता, लेकिन इसमें कुछ ऐसा मटेरियल मिक्स कर दो, ऐसा मटेरियल मिक्स कर दो जो कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करे या एक्स्ट्रा होल्स। ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, ये होते हैं नेगेटिवली चार्ज। अगर ये एक्सेस होंगे तो क्या करेंगे, करंट को फ्लो करने में हेल्प करेंगे, ठीक है, करंट को फ्लो करने में हेल्प करेंगे। अब कुछ होते हैं इंट्रिंसिक, मतलब नेचुरल वाले, एक होते हैं एक्सट्रिंसिक। एन टाइप मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, होल्स कम होते हैं। जनरली इसका एग्जाम्पल क्या होता है, आपका फॉस्फोरस वगैरह। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है टिन को इसमें डोप किया हुआ, इसको डोपिंग बोलते हैं। सिलिकॉन में आपका टिन भी ऐड कर दिया है, इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके ज़्यादा हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स आपके करंट को फ्लो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको सेमीकंडक्टर बोला जाता है। पी टाइप मतलब इसमें होल्स, आप पॉजिटिव, पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर पी टाइप,
ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। पॉजिटिव चार्ज वाले होल्स इसमें एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ठीक है, जैसे इसमें बोरोन डॉप किया हुआ है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि पी टाइप में क्या क्या डोपिंग होती है, क्या क्या। ये सेमीकंडक्टर्स का आपका कंसेप्ट है, बहुत सिंपल है। इसमें आप क्या याद रखोगे, जो रेजिस्टिविटी है सेमीकंडक्टर की वो डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो आपके इलेक्ट्रॉन्स और आपके होल्स का मूवमेंट बढ़ने लगता है, और वो मूवमेंट बढ़ेगा तो करंट अपने आप फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। बात समझ में आई, ठीक है। इसकी रेजिस्टिविटी क्यों चेंज, इससे पहले हमने समझा था कि जो रेजिस्टिविटी है वो नॉर्मल नेचर होता है, लेकिन ये नेचर कैसे बदल रहे हैं, क्योंकि ये इसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसका डीएनए बदल रहे हैं, समझ में आ रहा है। मेटल का पूरा डीएनए टाइप बदल दिया, मेटल को दूसरे मेटल के साथ इसमें मिला दिया, इसलिए इसकी रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है। बात समझ में आई। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं फटाफट से। ओके, इफ अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ, पहले खुद सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पे देखो आप बहुत सारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी करोगे और बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स भी करोगे, इसलिए आई वुड से कि पहले खुद आंसर करना, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन देखना। इफ अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस को ओम में मेजर किया जाता है, ठीक है, ओम। ओके, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। इस कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, एक वायर को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और अब इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेजर करना है। अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है पता है, पहले तो मैं बता दूं, एक वायर है जिसका 50 ओम इसका रेजिस्टेंस है। अब इसको आप डिवाइड कर दोगे इस तरीके से, तो डिवाइड करने पे क्या होगा, हर एक वायर का 10 ओम हो जाएगा, क्योंकि डिवाइडेड बाय 5 रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाएगा, इसका हर एक का 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात कर रहे हैं इसको पैरेलल में लगाने की, पैरेलल में लगाने की मतलब इस तरीके से इसको पैरेलल में लगाएंगे। अब देखो क्या डिफरेंस होता है, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है आपका सीरीज में लगने वाला, उसका फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। अगर इस तरीके से दो रेजिस्टेंस लगे हैं तो इसका इफेक्टिव एक कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, R1 प्लस R2 हो जाएगा। लेकिन अगर वो पैरेलल में लगे हैं तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाता है, ठीक है। बस ये कंसेप्ट यहाँ पे लगाना था। यहाँ पे लगा के देखते हैं कि 5 वायर्स हैं, पांचों वायर के 10-10 ओम है, तो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 5/10, लेकिन 1/R की वैल्यू है, तो हमारे R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ओम हो जाएगी, ठीक है। बहुत लोग कहाँ लास्ट में आके गलती करेंगे 1/2, लेकिन ये दिमाग से निकल जाएगा कि 1/R इज इक्वल्स टू 1/2 है, तो आप 0.5 आंसर भी कर सकते हो इसमें, तो ध्यान रखना है, इसको रिवर्स भी करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 ओम वुड बी द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलो आगे बात करते हैं, डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, हमें तो पता है एमीटर, और थोड़ा अगर आगे पढ़ ले तो और भी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर, पहले प्रैक्टिकल लाइफ से, ये डायरेक्ट रटो मत कि मोटर क्या करता है, जनरेटर क्या करता है, क्वेश्चन पे आओ, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ पे आओ, एप्लीकेशन, साइंस हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड ही सीडीएस पूछता है। मोटर आपके घर में कहाँ यूज होती है, पानी चढ़ाने के लिए, याद आया, पानी खत्म हो जाता है बहुत लोगों के घर में, ऐसा मतलब आपने मूवीज या आस पड़ोस के घर में भी देखा होगा, पानी खत्म हो जाता है तो मोटर चालू करने के लिए बोलते हैं। उसमें होता क्या है, आप स्विच ऑन करते हो, इलेक्ट्रिसिटी से ही वो चलती है, मतलब आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होता है। क्या होता है, आप जब स्विच ऑन करते हो अंदर मोटर घूमना शुरू होती है, घूमना शुरू होने को मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। फिर वो पानी को फेच करके टंकी भर देती है, तो होता क्या है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी चेंज होती है, ठीक है। मोटर इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। जनरेटर प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल सोचो, प्रैक्टिकल लाइफ में जनरेटर कहाँ यूज करते हो आप, जब लाइट
चली जाती है, नो करंट नो इलेक्ट्रिसिटी वाली सिचुएशन में बोला जाता है जनरेटर चालू कर दो, गर्मी हो रही है, ठीक है। तो अब इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो यूज नहीं हो रही, जनरेटर चालू होता है मतलब आप डीजल वीजल डाल के चालू करते हो, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, और जनरेटर चालू करने से क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, दैट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बात समझ में आई इतनी, ठीक है। अब प्रैक्टिकल लाइफ देखोगे ना तो समझ में आएगा। सेम एसी जनरेटर या फिर आपका डायनोमो जिसको बोला जाता है, वो कैसे काम करता है, मैकेनिकल टू अल्टरनेटिंग करंट। डीसी मोटर कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। It is a device that can change low voltage current into high voltage current and vice versa. इसमें भी दो टाइप होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, चलो यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं हम, यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन क्या करता है, हाई टू लो वोल्टेज करंट चेंज करता है, स्टेप अप क्या करता है, लो टू हाई करता है, ठीक है। इसके अलावा वोल्ट मीटर क्या करता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। और जनरेटर भी समझ में आ गया, मोटर भी समझ में आ गया, बात क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल, एन एमीटर, निक्रोम का वायर है ऑफ लेंथ L। अगर लेंथ ऑफ वायर को रिड्यूस कर देते हैं टू हाफ तो एमीटर रीडिंग क्या होगा। अब देखो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा, अब यहाँ पे दो फॉर्मूला एक साथ लगेंगे। जैसे कौन से, हमसे एमीटर रीडिंग पूछा है, एमीटर रीडिंग मतलब एमीटर क्या रीड करता है, हमें करंट के बारे में पूछ रहे हैं कि करंट पे क्या असर होगा, ठीक है। और सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा होगा, ओम्स लॉ लगेगा, V इज इक्वल्स टू आई आर। और फिर छेड़छाड़ कहाँ करी है, छेड़छाड़ करी है लेंथ ऑफ वायर में। अब मुझे ये बताओ, लेंथ ऑफ वायर आप चेंज करोगे तो किस पे फर्क पड़ेगा, इतना दिमाग आपका टोटली लगना चाहिए, रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ वायर से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, लेंथ ऑफ वायर से। अगर आपका लेंथ ऑफ वायर हाफ हो जाता है तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी वोल्ट मीटर रीडिंग अब क्या आएगी, हाफ नहीं हो जाएगी। बहुत सिंपल सा आंसर नहीं था ये, ठीक है। वोल्ट मीटर रीडिंग क्या होगी, यहाँ पे आपने गलती कर दी, क्या गलती करी, देखो यही दिमाग नहीं चलता। वोल्ट मीटर रीडिंग से हमें आई पता लगाना था, आई इज इक्वल्स टू V अपॉन आर होता है, ठीक है, V अपॉन आर होता है। अब देखो अब हुआ क्या है, पहले V ये इनिशियल रीडिंग V अपॉन आर आ रही थी, अब रेजिस्टेंस हमारा हाफ हो चुका है। हाफ होने का मतलब अब करंट हमारा डबल जाने लगेगा, ठीक है। तो बी आंसर होगा। अब इसी तरीके से प्लीज गलती मत करना, ठीक है, इस तरीके से ही आप सही क्वेश्चन को गलत कर दोगे। बात समझ में आई, वीडियो को 2 मिनट पॉज करके समझ जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब है हमारा विच इज कनेक्टेड टू जनरेटर 110 वोल्ट का, ठीक है। अब करंट है 0.2 एम्पियर। अब पावर क्या होगा, यहीं पे हमारे डायरेक्ट फॉर्मूला आते हैं। अब मैं आपको पूरा चार्ट दे देती हूँ, ठीक है। अब इसमें जितने फॉर्मूलाज हैं सारे याद रखने पड़ेंगे, सारे एक बार बैठ के रटने पड़ेंगे, तब आपको कोई भी फॉर्मूला आ सकता है। अब डायरेक्टली आप इसमें देख सकते हो, हमसे पावर के बारे में पूछा है तो यहाँ पे पावर के सारे फॉर्मूला लिखे हैं। अब दिया क्या क्या है, हमें वोल्टेज दिया है, हमें करंट दिया है, वोल्टेज एंड करंट और पावर, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाना था हमें, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। पावर पूछा है, डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाएगा, 110 इंटू 0.2, करंट हमारा 0.2 एम्पियर है, वोल्टेज हमारा 110 है, तो अब क्या हो जाएगा आंसर 22 व्हाट वुड बी द हमारा गुड आंसर। समझ में आई, इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना था। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है हमसे, गुड। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अभी अभी हमने पढ़ा मोटर कब यूज की जाती है, जब पानी खत्म हो जाता है। क्या होता है एग्जैक्टली, हम स्विच ऑन करते हैं, मतलब
इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होता है, तभी वो पानी को खींच के टंकी भर देता है। ये बात सही है, ये तो बात बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। An electric generator works on the principle of electromagnetic induction। इसका मतलब क्या हुआ? जनरेटर कब यूज कर रहे थे हम? कब यूज कर रहे थे? जब लाइट चली जा रही थी, मतलब वो मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कर रहा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब हमने स्टार्टिंग में ही ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, कि अगर आप मैग्नेट्स को मूव करोगे तो क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा, और इसी कंसेप्ट को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस तरीके से सोचना है, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ओके। Magnetic field at the center of long circular coil carrying current will be parallel lines। ये बेसिकली सोलेनोइड की बात कर रहे हैं। इस तरीके से कॉइल होता है, इससे करंट पास होता है, अंदर ये करंट किस तरीके से पास होता है? पैरेलल स्ट्रेट लाइंस में। ये भी बात सही है। अब बाय डिफॉल्ट यही गलत है, देख लेते हैं कैसे गलत है और कैसे सही हो सकता था ये। अ वायर विथ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। नो, इतना खतरनाक हो सकता है ये लाइव वायर को छूना, इसलिए इसको रेड कलर से डिनोट करते हैं, ठीक है। कल के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था लाइट एंड ऑप्टिक्स में कि अगर रेड कलर से क्यों करते हैं ये लोग? रेड कलर से करते हैं सो दैट ये विजिबल ज़्यादा होता है, ठीक है। विजिबल ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था ना, याद हो तो कमेंट में इसके बारे में 2 शब्द ज़रूर आप लिखिएगा, ठीक है, कि वेवलेंथ इसकी ज़्यादा होती है, डेविएट कम होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा ये विजिबल भी होता है, इसीलिए सनराइज और इस तरीके से रिवीजन होता है। एग्जैक्टली इसी तरीके से रिवीजन होता है कि हम कंसेप्ट को कैसे कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ओके। इसीलिए हमें सनराइज सनसेट पे दिखता है, इसीलिए ट्रैफिक लाइट वगैरह पे, ट्रैफिक लाइट, डेंजर लाइट पे क्या यूज करते हैं? रेड। स्विमिंग कैप कौन से यूज करते हैं? जिनको स्विमिंग नहीं आता उनको कौन से कलर की कैप यूज करवाते हैं? रेड। क्यों? क्योंकि दूर से विजिबल हो जाता है, डेविएट नहीं होता, ठीक है। ग्रीन कलर का इंसुलेशन कहाँ पे यूज होता है? ऑर्थन वायर्स में होता है, ठीक है। ऑर्थन, डोमेस्टिक पर्पज से जो ऑर्थन वायर यूज होते हैं उसके लिए यूज होता है। बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट हैविंग कॉम्बिनेशन। अब पक्का आप मुझे, आई एम श्योर, आप कमेंट करके बताना अगर आपका ये क्वेश्चन सही हुआ है तो 2 मिनट पॉज करके खुद सॉल्व करना, ठीक है, ओके। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कैरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। अब हमसे पूछा है कि करंट कितना फ्लो होगा, एम्पियर में दिया है, करंट हमसे पूछा हुआ है, ओके। हमें क्या चीज़ दिख रही है? ये है रेजिस्टेंस नंबर 1, ठीक है, ये है रेजिस्टेंस नंबर 2 और ये है रेजिस्टेंस नंबर 3। यहाँ पे हमारा बैटरी टाइप लगा हुआ है और ये क्या है? माइक्रोफराडे। ये हमारा कैपेसिटर अटैच है यहाँ पे, ठीक है, कैपेसिटर अटैच है। अब खुद आप वीडियो पॉज करके ना अपना रियल आंसर लिखना कि आपका आंसर क्या आया है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब देखो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी, मैं आपको थोड़ी सी कैपेसिटर के बारे में बता दूँ। ये होता क्या है? ये बेसिकली चार्जेस को स्टोर कर लेता है, ठीक है, चार्जेस को स्टोर कर लेता है। और इसकी एनाटमी आप पढ़ोगे ना तब ये क्वेश्चन जाके सही साबित होगा, सही हो जाएगा आपका। इसमें 2 मेटल की प्लेट होती है विच आर सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग डाई इलेक्ट्रिक। इसके अंदर इंसुलेटिंग डाई इलेक्ट्रिक होता है, मतलब इससे करंट पास नहीं हो पाता है, ठीक है। ये बेसिकली चार्जेस स्टोर करने के लिए हमें काम आता है। अब देखो मैं आंसर बताती हूँ। आपका क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज फ्लो होगा। ये होगा आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ से चार्ज फ्लो होना शुरू होगा, यहाँ से चार्ज फ्लो होना शुरू होगा, इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, पैरेलल कनेक्शन है, ओके। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ से आगे जाने की कोशिश करेगा ना तो कैपेसिटर चार्जेस को आगे जाने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बीच में इंसुलेटिंग डाई इलेक्ट्रिक है, ये सारे चार्जेस को यहीं स्टोर कर देगा, यहाँ से आगे आपका करंट जा ही नहीं पाएगा। तो ये जो रेजिस्टेंस
है उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता, ठीक है, ये रेजिस्टर का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, ये फेल्ड रेजिस्टर हो गया। अब क्या बात हुई, वापस से समझो, यहाँ से करंट फ्लो हुआ, यहाँ तो जाने का कोई मतलब नहीं है, यहीं पे करंट जाएगा और ये पूरा का पूरा करंट यहाँ पे जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ये तो फेल्ड हमारा रेजिस्टर हो गया है, रेजिस्टेंस वाला हमारा फेल हो चुका है। अब ये 2 और 3 सीरीज में है, सीरीज में होने का मतलब हमें इसको बस ऐड करना है, 10 ओम प्लस 10 ओम मतलब 20 ओम हमारा रेजिस्टेंस है, और V इज इक्वल्स टू आई आर का ओम्स लॉ लगाना था। हमें पूछा क्या है, हमें करंट पूछा है, V अपॉन R पूछा है, V कितना है 10 वोल्ट और ये कितना है 20 वोल्ट, 1/2 मतलब 0.5 हमारा आंसर आ जाएगा, 0.5 एम्पियर। इस तरीके से ये क्वेश्चन, सच बताना क्या सही हुआ था ये क्वेश्चन आपका। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये सारे कंसेप्ट मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ में, सी दिस इज नॉट काइंड ऑफ प्रमोशन और एनीथिंग, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जो टॉपिक वाइज मैंने आपको स्टडी प्लान दिया है ना, वो आपको कहीं पर भी टेलीग्राम वगैरह में मिल जाएगा। इफ़ यू डोंट हैव योर नोट्स विद यू, अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, ठीक है, तो आपका बेस्ट तरीका क्या हो सकता था कि आप इलेक्ट्रिसिटी आज ऑलरेडी यहाँ से पढ़ के आते, आप मैग्नेटिज्म ऑलरेडी पढ़ के आते, आप शेड्यूल्ड एरियाज, ट्राइबल एरियाज वगैरह सारी चीज़ें यहीं से, पंचायत, जिससे इतने सारे क्वेश्चन आने हैं, एक बार उसके कंसेप्ट समझ लो, पढ़ लो। मैंने पूरा सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पढ़ा रखा है, फिर आके आप यहाँ पे वापस रिवीजन करते कि ओके कंसेप्ट को किस तरह अप्लाई करना है। अभी तो क्या हो रहा होगा, मैं ही पूछ रही हूँ, आपका दिमाग लगेगा नहीं, मैं ही आपको आंसर दे रही हूँ। इससे क्या हो रहा है, एक बार विजन पड़ रहा है। इससे बेटर अगर यही चीज़ अगर आप फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ के आते तो एक रियलिटी चेक हो जाता कि आप जिस तरीके से सोच रहे हो कितना चेंज आपको लाने की ज़रूरत है अपनी सोच में, राइट। तो ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि यहाँ पे जाके आप ये कोर्स चेकआउट कर लेना, डिफेंस में 2.0 पे जो है, ठीक है, वहीं पे मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर रहे हो, वहीं पे सारी आपको सब्जेक्ट वाइज बुकलेट भी मिल रही है, तो एक बार जाके आप इसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ मेटल वायर ऑफ लेंथ L एंड डायामीटर D हैज रेजिस्टेंस R, ठीक है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मेटल एंड सेम लेंथ बट डायामीटर यहाँ पे चेंज है। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा भाई साहब, ρL/A, ठीक है। अब इसमें खुद दिमाग लगाना था। अब हमें यहाँ पे क्या पूछा है, डायामीटर पूछा है, और यहाँ पे लिखा है एरिया। ये कहते हैं कि पहले हमारा L लेंथ का वायर था, D उसकी डायामीटर थी, R उसका रेजिस्टेंस था। अब क्या है, सेम मेटल है, सेम वायर विद द सेम लेंथ, ठीक है, मतलब उसका रेजिस्टेंस भी सेम है, बट नहीं, रेजिस्टेंस हमें ढूंढना है लेकिन डायामीटर उसका डबल हो चुका है, 2D हो चुका है। तो अब क्या होगा, ठीक है, ये सिचुएशन नंबर 1 है, ये सिचुएशन नंबर 2। हमसे सिचुएशन नंबर 2 में R पूछा गया है कि क्या होगा। तो सिचुएशन नंबर 1 देखो पहले, R इज इक्वल्स टू ρL/A। A मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया मतलब वायर कैसा होता है आपका, स्फीयरिकल होता है, तो आप ये कह सकते हो L/πr², ठीक है। R मतलब रेडियस होता है लेकिन हमें तो डायामीटर दिया है, इसका मतलब आप ये कह सकते हो R इज इक्वल्स टू L/πd/2 का स्क्वायर, कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। R क्या होता है, डायामीटर का आधा होता है, ये बात कह सकते हो, ठीक है, हम कह सकते हैं। अब इसको अगर हम सॉर्ट आउट करें, ये केस नंबर 1 में R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रो, इसको अगर आप सॉर्ट आउट करो तो क्या हो जाएगा 4L, क्योंकि ये स्क्वायर में है, 2 × 2 4 होगा, और पाई तो होगा ही और D² भी होगा। ये केस नंबर 1 में होगा। केस नंबर 2 में क्या डिफरेंस है, केस नंबर 2 में ये वाला वापस से फॉर्मूला लिख दो, R इज इक्वल्स टू ρL/A, इसकी जगह अब D की वैल्यू क्या है, मतलब R² हम डायरेक्ट लिख देती हूँ, D की वैल्यू क्या है 2D/2 का स्क्वायर हो जाएगा। बात सही है यहाँ पे डायमीटर डबल हुआ है, डायमीटर डबल होने की बात है, मतलब पहले यहाँ पे D/2 होगा, अब 2D/2 हो जाएगा। बात सही है ना, कुछ गलत बोल रही हूँ, नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। 2D/2 डबल हमारी डायमीटर हो चुकी है।
ठीक है, अब इसको सॉर्ट आउट करो, इसको सॉर्ट आउट करोगे, थोड़ा कैलकुलेशन आपको यहाँ पे वो लग सकता है, लेकिन फंडा समझ गए ना, तो बिना लिखे आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, रो L पाई 4d² अपॉन 4 है ना, 4d² अपॉन 4, लेकिन ये 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल फॉर्मूला ये आ गया। हमें अब का पूछा है, अब का मतलब अगर हम पहले से इसको कंपेयर करें, पहले से कंपेयर करें, ये क्या है यहाँ पे d², ये अभी का है, और पहले का अगर हम यहाँ पे लिख ले 0.4 पाई d², तो सबको कैंसिल 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 करोगे तो क्या बचेगा 1/4। मतलब अगर आपने डायामीटर को डबल किया तो ये 4 गुना कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो जाएगा। ये सुपर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, आपको बहुत ध्यान से देखना है इस चीज को। समझ आई बात? ठीक है, मुझे तो समझ में आ गई। आगे मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड। सेम, ये तो हमें पता है सोलेनॉइड के अंदर करंट किस तरीके से फ्लो होता है, यही क्वेश्चन पूछा है, पैरेलल होता है, हम ऑलरेडी इसको स्टडी कर चुके हैं, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जितना रीड करोगे ज्यादा उतने क्वेश्चन सही होंगे। बाकी कंसेप्ट हम देख रहे हैं साथ साथ में। क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो आपको डायरेक्टली बता देती हूँ, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग को MRI बोला जाता है। बेसिकली ब्रेन वगैरह के मेडिकल पर्पसेस में ये यूज होता है। इसमें कौन सा साइंस का फंडा लगता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस, ये फंडा लगता है, ठीक है, ओके। इसी के साथ हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, तो उसके कुछ रूल्स देख लेते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं घुमा घुमा के। बस 3 रूल्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, दैट्स इट, और ज्यादा नहीं। राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, और राइट, फ्लेमिंग का राइट। देखो फ्लेमिंग के लेफ्ट और राइट दोनों पढ़ रहे हैं, बाकी थंब रूल भी पढ़ना है, ठीक है। ये क्या कहता है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए है। बेसिकली हमें करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगने के लिए ये है, इसी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपके हाथ में वायर हो जिससे करंट पास हो रहा हो, ठीक है, इस तरीके से आप पकड़ोगे, राइट हैंड से अगर आप वायर को पकड़ रहे हो, राइट हैंड थंब रूल कहता है कि इफ यू होल्ड दिस कंडक्टर कैरिंग करंट, तो जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां जा रही हैं, जिस डायरेक्शन में आपका फिंगर जा रहा है, वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होगा, उसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होगा। समझ आई बात? ठीक है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि इस तरीके से आप 90 डिग्रीज में अपनी उंगलियां और थंब को रख लो, 90 डिग्रीज में, तो क्या होगा, एक साइड आपका करंट फ्लो शो होगा, दूसरे साइड आपका मोशन होगा, और तीसरी साइड फील्ड। इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर पहली फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, तो सेकेंड फिंगर आपकी करंट को शो करेगी। देन द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन या द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट, ठीक है। इसको EMF भी कहा जाता है, जो फोर्स आपका अप्लाई होता है। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं कि अगर आपका फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट कहाँ जा रहा होगा, तो आपको ये रूल लगा के देखना होता है। बाकी फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी है। ये क्या कहता है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड है, पहली वाली उंगली सेम एज दिस, दूसरा है आपका करंट, और तीसरा है आपका मोशन, सेम चीज, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल इसी तरीके से आपका अप्लाई होगा। समझ में आ रही है बात? बाकी एक कंसेप्ट है जो आपसे बहुत ज्यादा रिलेट करता है। कौन सा कंसेप्ट? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। एक आधा क्वेश्चन इससे देखा जाता है। होता क्या है ये सब्सटेंस? देखो, जो पैरामैग्नेटिक, मैं आपके एग्जाम्पल से इसको समझाती हूँ। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ना, वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फीबली, मतलब क्या होता है, वीकली, बहुत
कमजोर तरीके से मैग्नेटाइज होता है। अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हो, ठीक है, उसको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोला जाता है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और इसका जो मैग्नेटिज्म होता है टेम्परेचर के साथ डिक्रीज, ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होता है कि आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दो, फिर भी वो बहुत वीक तरीके से मैग्नेटाइज होंगे, ठीक है। ये अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये टेम्परेचर इसका इंक्रीज करते हो तो इसका मैग्नेटिज्म कम होता जाता है। दूसरा होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे मैं बताती हूँ, जैसे एक नॉर्मल बच्चा है, उसको मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मतलब बहुत स्ट्रॉन्गली मोटिवेट कर दिया, बहुत स्ट्रॉन्गली मोटिवेट किया, लेकिन फिर भी उसे बहुत कम चीज़ें समझ में आई, हल्का हल्का मोटिवेट हुआ कि चलो मैम सीडीएस क्लियर करते हैं और हो जाएगा मुझसे। वो बच्चे हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, डायमैग्नेटिक क्या होता है, जो कि फीबली मैग्नेटाइज होते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे मैंने एक बच्चे को अच्छा खासा मोटिवेट किया, लेकिन वो उल्टे काम करने में मोटिवेट हो गया कि नहीं मैम थोड़ी सी रील्स देख लेते हैं, इतना समझाने के बावजूद वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से आप याद रख सकते हो। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है ना, ये अपनी लाइफ का गोल वगैरह भूल गया, ये ऑपोजिट मैग्नेटाइज हो चुका है। और मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड बाय दीज सब्सटेंसेस डज नॉट चेंज विद इंक्रीज और डिक्रीज टेम्परेचर। अब मैं उस पर बहुत गुस्सा कर लूँ, कम गुस्सा कर लूँ, टेम्परेचर अपना बढ़ा लूँ, कर लूँ, कम कर लूँ, ये ढीठ बच्चे हैं। ढीठ बच्चे, इनको पढ़ाई के लिए बोल रही हूँ, ये रील्स देख रहे हैं, ठीक है, तो इनको कोई चेंज नहीं आता। ये स्टोरीज से आप अपने आप को याद करवा सकते हो चीज़ें, ठीक है। फिर होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। कैसे होते हैं? ये स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं इनको मोटिवेट करती हूँ तो ये बहुत सही मोटिवेट हो जाते हैं पढ़ाई के लिए, सही डायरेक्शन के लिए, ठीक है। ये होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बाकी आपको क्या याद रखना है, इसके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ठीक है। बात समझ में आई? मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड बाय दीज सब्सटेंसेस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स सिंगल लाइन में आ सकते हैं, आप इसको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑफ द टू बल्ब्स इन अ हाउस वन ग्लोज ब्राइटर देन अदर। एक हल्का होता है, एक हैवी होता है। ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा, एक 40 वॉट का बल्ब आता है, एक 100 वॉट का बल्ब आता है। 40 वाला ज़्यादा ब्राइटर होता है। ज़्यादा ब्राइटर क्यों है? क्योंकि इसमें ज़्यादा पावर होता है। ज़्यादा पावर होने का मतलब क्या है? इसमें रेजिस्टेंस कम होती है, ठीक है। तो हमारा ब्राइटनेस डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस, नहीं। बोथ बल्ब हैव द सेम रेजिस्टेंस, नहीं हो सकता ये। ब्राइटर बल्ब हैज लार्जर रेजिस्टेंस, नहीं। जैसे जैसे पावर ज़्यादा होगा, ये तो बेसिक कॉमन सेंस है, पावर ज़्यादा होने का मतलब क्या है? ज़्यादा करंट वो पहुंचा रहा है। ज़्यादा करंट कब पहुंचा जा सकता है? जब उसका रेजिस्टेंस कम हो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और इसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि इसमें पावर ज़्यादा है, इसमें पावर कम है, ठीक है। तो देख लेते हैं, डिमर बल्ब हैज़ द लार्जर रेजिस्टेंस। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ब्राइटर बल्ब के पास स्मॉलर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, स्मॉलर रेजिस्टेंस। ये होता तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोटर ऑपरेटिंग एट लो वोल्टेज टेंड टू बर्न आउट बिकॉज। अब देखो, वोल्टेज कम होता है तो हम अपने घर के अप्लायंसेस बंद कर देते हैं कि लो वोल्टेज है भाई, सब बंद कर दो, फ्रिज खराब हो जाएगा, आपकी मोटर जल जाएगी। जब भी हीटिंग कंसेप्ट आता है ना, तो एक फॉर्मूला याद रख लो। हीटिंग कंसेप्ट, जब भी कुछ जल जाता है, हीट हो जाता है, तो ये फॉर्मूला हमेशा आपको काम आएगा। I² R/T, ये फॉर्मूला आपको हमेशा हीटिंग में याद रख लो। इसमें क्या होता है, जब आपके वोल्टेज कम होता है, वोल्टेज कम होने का मतलब आपका करंट ज़्यादा आने लगता है। करंट इतना ज़्यादा आ जाता है कि आपकी वो मोटर जल जाती है, करंट का स्क्वायर हो जाता है। करंट अगर जैसे जैसे बढ़ेगा उतनी ज़्यादा हीट बढ़ेगी, और हीट बढ़ेगी तो आपकी मोटर बर्न आउट हो जाती है।
ठीक है, ए वुड बी द राइट ऑप्शन। अच्छा, इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमारे सर्किट में क्या होता है पता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। फ्यूज, फ्यूज क्या होता है, बेसिकली सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं। क्या होता है, सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं। फ्यूज काम कैसे करता है एक्चुअली, चलो इसका पहले प्रिंसिपल समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही नहीं बता रही हूँ। आई नो अभी आप कुछ एक्स्ट्रा दिमाग में डालने की उसमें हिम्मत में नहीं हो, आई नो दैट, कोई बात नहीं। सेफ्टी डिवाइसेस, फ्यूज वगैरह होता क्या है एक्चुअली, जब बहुत ज़्यादा करंट पास होने लगता है ना सर्किट में, तो फ्यूज उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। अब वो प्रोटेक्ट कैसे करता है, ये सेल्फ सैक्रिफाइस करता है। क्या करता है, सेल्फ सैक्रिफाइस करता है। सेल्फ सैक्रिफाइस कैसे करेगा, फ्यूज उस टाइप के मटेरियल से बने होते हैं जिसमें रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इसका मतलब क्या है, अगर आपके सर्किट में कुछ फॉल्ट होता है, शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है जिसमें करंट एक्सेसिव आ जाता है, एक्सेसिव करंट अगर फ्लो हो जाता है तो क्या होगा, हीटिंग ज़्यादा होने लगेगी और इसका मेल्टिंग पॉइंट वैसे ही कम है, तो ये फ्यूज आपका मेल्ट हो जाएगा। फ्यूज उड़ गया बोला जाता है ना, फ्यूज उड़ जाने का मतलब क्या है, वो मेल्ट डाउन हो गया है। मेल्ट डाउन हो गया मतलब आपकी जो करंट की सर्किट थी वो अब टूट चुकी है, इसलिए फ्यूज उड़ गया होता है, इसलिए आपके जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो बच जाते हैं। ये बेचारा अपना सैक्रिफाइस कर देता है कि ये मेल्ट होके टूट गया, इसलिए पूरी सर्किट बंद हो जाएगी, इसलिए बाकी चीज़ें आपकी अप्लायंसेस प्रोटेक्ट हो जाते हैं, आपकी लाइट वगैरह फूटती नहीं है। ये आपका रीजन होता है। बाकी हमारे मॉडर्न फिजिक्स में जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देती हूँ। रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन आता है और उसकी एप्लीकेशन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसको नोट डाउन कर लो। रेडियो एक्टिविटी आपका क्या होता है एक्चुअली, रेडियो एक्टिविटी वही एटम्स शो करते हैं जिनका अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है। अनस्टेबल न्यूक्लियाई मतलब अंदर ही अंदर आपके जो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो संभल नहीं पाते, इसलिए वो डिसरप्ट हो जाते हैं। ये आपका हाइड्रोजन बॉम्ब और एटम बम बनाने के लिए काम आता है। बट पॉजिटिव चीज़ अगर हम देखें तो कहाँ कहाँ आपकी रेडियो एक्टिविटी काम आ सकती है, एक तो केमिकल रिएक्शंस में, मतलब एक ट्रेसर की तरह। अगर आपके पेट में कुछ गड़बड़ी वगैरह है तो क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव बेरियम को आपके अंदर सिस्टम, आपके ऑर्गन सिस्टम के अंदर डाला जाता है और फिर ये जो रेडियो एक्टिविटी शो करता है उसके हिसाब से आपके अंदर क्या दिक्कत है वो पता लगाया जाता है। तो एक तो ये मेडिकल पर्पस हो गया। दूसरा, रेडियो कार्बन डेटिंग, मतलब ये जो पत्थर है, ये राम सेतु का पत्थर, न्यूज़ में बहुत सुना होगा, राम सेतु का पत्थर, उसका कार्बन डेटिंग किया तो पता चलता है कि ये 5000 साल पुराना है। इस तरीके से ये आपकी रेडियो एक्टिविटी का एप्लीकेशन है। सेम आपका जो बड़े बड़े ब्रिजेस वगैरह होते हैं उसमें छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं, मतलब तिराड़ वगैरह, मेटल स्ट्रक्चर्स में फॉल्ट वगैरह आ जाते हैं, वो कैसे पास करते हैं, उससे रेडियो एक्टिव वेव्स पास करते हैं। जहाँ पे ज़्यादा वेव पास हो जाती है मतलब वहाँ पे फ्रैक्चर हो चुका है, उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर को रिपेयर करने के लिए भी काम आता है। ये एक फ्यूल की तरह भी काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मिशन मजनू की तरह नहीं। मिशन मजनू में क्या था, देखिए आपने नेटफ्लिक्स की में सिद्धार्थ मल्होत्रा की है, वो पाकिस्तान में रॉ एजेंट होता है, चलो उसको साइड में छोड़ते हैं। ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में भी काम आता है, ठीक है। कैंसर के ट्रीटमेंट में भी रेडियो एक्टिविटी आपका काम आएगा। इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए काम आएगा। आपकी गामा रेडिएशंस को पास किया जाता है ताकि स्टरिलेशन कर सके। स्टरिलाइजेशन मतलब क्या होता है, सारे बैक्टीरियाज को खत्म कर देना। बाकी रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस आपके प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लांट्स की स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इस तरीके से आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में आता है। लेकिन इसमें दो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो होता है आपका न्यूक्लियर फिजन, एक होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। फिजन का मतलब क्या होता है, डिवाइड होना, और फ्यूजन का मतलब क्या होता है, यूनाइट होना।
अब इसमें बस इतनी बात आप याद रख लो, न्यूक्लियर फ्यूजन हमें कहाँ देखने को मिलता है, सन वगैरह में, सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। और न्यूक्लियर फिजन कहाँ देखने को मिलता है, एटम बम वगैरह में, और ये हाइड्रोजन बम बनाने में काम आता है, ठीक है, ये बात याद रख लेना। बाकी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फिजन के लिए आप कौन सा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज करते हो, यूरेनियम यूज करते हो, प्लूटोनियम, ये क्वेश्चन आपके मैच द फॉलोइंग का है ज्यादातर, या तो वन लाइनर्स में भी पूछा जाता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो सिस्टम होता है वहाँ उसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। जैसे न्यूक्लियर फिजन में क्या यूज होता है, यूरेनियम और प्लूटोनियम। मॉडरेटर की तरह क्या यूज होता है, हेवी वाटर, ग्रेफाइट, ताकि ये न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कर सके। कूलिंग के लिए आपका लिक्विड सोडियम यूज होता है। कंट्रोल रॉड्स, ये सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। कैडमियम यूज होता है ताकि वो एक्सेस न्यूट्रॉन्स को अब्सॉर्ब कर ले। एंड वी हैव कंप्लीटेड द फिजिक्स एंड ऑफ इट एंड यू बेटर नो। कहाँ से आपको आज क्या पढ़ना है, पंचायत, शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से पढ़नी है। आपको अगर थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं इसके बारे में किस तरीके से पढ़ोगे, पंचायत का मतलब क्या है, पंचायत कम्स इनटू पार्ट 9। पार्ट 9 के साथ आप म्यूनसिपैलिटी भी पढ़ोगे, ठीक है, म्यूनसिपैलिटी भी पढ़ोगे। म्यूनसिपैलिटी के साथ आप कोऑपरेटिव सोसाइटी भी पढ़ोगे। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ये वीडियो को छोड़ना नहीं है, ये नहीं कि चलो बाद में देखेंगे और आपने देखा नहीं, डेली टारगेट में वो भी है, ठीक है। ये वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा शिद्दत से बनाई है, इसलिए ये वीडियो को रेफर कर लूँ। इसमें टाइम स्लैब्स भी लगे हैं ताकि आप इस पर्टिकुलर पोर्शन पे जाके इस वीडियो को देख सको। अच्छा, क्वेश्चन ये है जिसका आप आंसर करोगे वीडियो को देखकर कि अगर मैं पंचायत की इलेक्टेड मेंबर हूं और मेरी सरकार 3 साल तक चली एंड नाउ मेरी सरकार टूट गई एंड यू आर कमिंग द नेक्स्ट, तो आपका टेन्योर क्या होगा, ठीक है, कितने सालों के लिए आप पंचायत में सर्व करोगे। यू आर द न्यू इलेक्टेड मेंबर, आई गॉट डाउन आफ्टर 3 years। इसका आंसर मुझे आप जान के बताना, दिस इज रिलेटेड टू आपका पंचायत, ठीक है। हेंस आज का गोल भी हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है। अपना नाम है ना फायर लगा के नीचे जरूर लिखना, यू डिजर्व दैट, ठीक है। चलो, डे 5 भी कंप्लीट हो चुका है। होप आप प्लेलिस्ट पूरी चेकआउट कर रहे हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और ऐप पे भी डे वाइज आपको अपडेट हो रहा है कंसोलिडेटेड फॉर्म में। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई रिव्यू, कोई सजेशन, फील फ्री टू आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। विल मीट टुमारो। गुड बाय।